उसे देखते ही वैम्पायर वुमन ने कहा कि जब उसके सबऑर्डिनेट्स मारे गए थे तब उसने सोचा था कि कोई प्रिंस को बैक कर रहा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने अकेले ही ये सब किया था। सार्कास्टिक होकर डेवी उससे कहता है कि वो वाकई अमेजिंग है, लेकिन वो उससे कहता है कि शर्माओ मत और पास आओ, क्योंकि वो अब हर समय ऊपर देखते रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो ये भी जोड़ता है कि यदि वो बहुत देर तक ऊपर रही तो वो अपनी मंशा से कहीं अधिक रिवील कर सकती है। शर्ली अपने वैम्पिरिक फॉर्म में इन प्रोवोकेटिव कमेंट्स से अविश्वसनीय रूप से इरिटेटेड हो जाती है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट यही चाहता था। इसके तुरंत बाद वो अपनी डिवाइन सॉर्ड से हमला कर देता है। बदले में वैम्पायर वुमन चेतावनी देती है कि यदि डेवी किसी कैटास्ट्रोफी का कारण बनता है तो क्वीन खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। वोल्टिस किंगडम के साथ संबंध टूट सकते हैं, जिससे संभावित रूप से राज्यों के बीच युद्ध हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि अपना ट्रू फॉर्म दिखाकर दुश्मन को शायद भरोसा है कि वो उसे हरा देगी। हालांकि वो दावा करता है कि उसकी योजना सफल नहीं होगी। उसका एरोगेंस उस वैम्पायर को और अधिक चिढ़ा देता है। उसी क्षण वो अंततः प्रोटैगनिस्ट पर हमला करने का निर्णय लेती है। इसके लिए वो अपनी वैम्पिरिक मैजिक का उपयोग करती है और ये मैजिक जिस भी चीज को छूती है उसे नष्ट कर देती है। इसके बावजूद डेवी बचने में सफल रहता है और अपने एडवर्सरी से कहता है कि इतना एजिटेटेड ना हो। हालांकि उसके शब्दों का उल्टा असर होता है। परिणाम स्वरूप वैम्पायर फिर प्रोटैगनिस्ट पर स्पाइक्स फेंकती है। वो जिस पिलर पर था उससे कूद जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि स्पाइक्स वहां भी पहुंच गए हैं और बाल बाल बचते हैं। डेवी गिरते समय अधिक से अधिक स्पाइक्स से बचने की कोशिश करता है जब तक कि वो अंततः जमीन पर नहीं उतर जाता और एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन की तरह वो अपनी ब्लेड से हमलों को डिफ्लेक्ट करता है। इस पर वैम्पायर वुमन स्वीकार करती है कि उसने उसकी एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया है। फिर भी वो दावा करती है कि अपनी ताकत के बावजूद डेवी अभी भी केवल इंसान है। प्रोटैगनिस्ट इशारा करता है कि उसके एडवर्सरी को इंसानों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। आखिर वो एक इंसान की सेवा करती है। गहराई से इरिटेटेड इतने सारे प्रोवोकेशंस के बाद वैम्पायर का पेशेंस आखिरकार खत्म हो जाता है। डेवी हालांकि तर्क देता है कि ये वैम्पायर लॉर्ड्स का एक गुण है। आखिरकार वे जितने मजबूत होते हैं उतने ही चिड़चिड़े भी। इतना ही नहीं, वे अपार शक्ति के साथ पैदा होने वाली सबसे मजबूत प्रजातियों में से एक हैं और जागने पर वे लीडर्स बन जाते हैं। यदि उनका नेचुरल एनिमी ग्रेट एल्फ न होता तो उन्हें हराना असंभव होता। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट के अतीत में स्वॉर्ड गॉड ने बताया था कि वो प्रहार करने से पहले वैम्पायर्स को चिढ़ाया करता था। इस टैक्टिक ने उसके विरोधियों को डिस्टेबलाइज कर दिया, जिससे उन्हें संभालना आसान हो गया। उसने ये भी बताया कि वैम्पायर्स विशेष रूप से प्राउड होते थे, इसलिए उनका रैंक जितना ऊंचा होता था उनके ईगो को घायल करना उतना ही आसान होता था। वर्तमान में लौटते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि फरे एम्पायर हेरेसी पर बहुत विश्वास करता था और वो सोचता है कि अगर उन्हें हेरेसी के वास्तविक स्वभाव के बारे में पता चले तो वे कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर प्रोटैगनिस्ट लड़ाई में लौटता है। दुश्मन के कुछ हमलों से बचने के बाद वो अपनी तलवार से काउंटर अटैक करता है। हालांकि वैम्पायर अपनी रक्षा के लिए मैजिक शील्ड का उपयोग करती है। इतना ही नहीं, वो किसी साधारण रक्षा का उपयोग नहीं करती। इसके बजाय ये एक ब्लड शील्ड है। कैल्डेरास टिप्पणी करता है कि वो संभवतः एक काउंटेस का सामना कर रहा है। हालांकि उसका रैंक बहुत ऊंचा नहीं है, वो एक प्योर ब्लड है और आसानी से एक लॉर्ड को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट घोषणा करता है कि उसे अभी हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कैल्डेरास हालांकि सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में वो कर सकता है जो वो कह रहा है। डेवी हाँ जवाब देता है और फिर पूछता है कि क्या तलवार खुद डरी हुई है। इससे पहले कि वो जवाब सुन पाता, उस पर हमला हो जाता है। शर्ली कहती है कि जो लोग ऐसी स्थितियों में शांत होने का नाटक करते हैं उनका अंत हमेशा एक जैसा होता है। वो आगे कहती है कि जिस लड़की को अपनी ताकत के बावजूद डिवाइन सॉर्ड मिली उसने होश खो दिया। इसके अलावा वो प्रिंस को हराने और उसे न्यूनतम रूप से सही सलामत छोड़ने का इरादा रखती है, क्योंकि उसे अपनी एफिशिएंसी के प्रमाण के रूप में उसका शरीर पेश करना है। वो फिर डेवी पर हमला करती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का अपने दुश्मन के लिए चीजें आसान बनाने का कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि स्थिर खड़े रहने और हिट होने का इंतजार करने के बजाय वो सीधे अपने एडवर्सरी की ओर बढ़ता है। डेवी के कार्यों को देखकर वैम्पायर वुमन इसे सरासर मूर्खता बताती है और उस पर एक बार फिर प्रहार करने की कोशिश करती है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट न केवल हमले से बचता है बल्कि वैम्पायर के पीछे पहुंचने में भी सफल रहता है। वो अपने एडवर्सरी का उपहास करने का अवसर लेता है, ये दावा करते हुए कि वो कुछ भी नहीं जानती, खासकर जब बात स्वॉर्ड्समैनशिप की आती है। प्रोटैगनिस्ट विचार करता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप एक ऐसी कला है जो केवल बार बार तलवार चलाने से कहीं परे है, और अपने पूरे ट्रेनिंग का उपयोग करते हुए वो दुश्मन के खिलाफ कैल्डेरास की स्किल का उपयोग करता है, जिससे वो निराशा में डूब जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो इससे बच नहीं सकती।
वो सीधे तौर पर टकराती है और वातावरण में प्रवेश करने वाले मीटियर की तरह जमीन पर गिरती है। हमले के बाद आसपास के दृश्य इतने बदल गए कि प्रोटैगनिस्ट खुद हैरान था कि उसने क्या कर दिया था। काल्डेरास ने अपने अतीत के बारे में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डेवी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि काल्डेरास के निर्माण के बाद से हजारों साल बीत चुके हैं, इसलिए वो उसकी पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता। अंततः बात करने के बजाय वो वास्तव में इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि भले ही वो चाहता, तलवार ये विश्वास नहीं करती कि वो उसके पहले मालिक का डिसाइपल था। काल्डेरास को एहसास हुआ कि वैम्पायर ने भागने का फैसला किया है। डेवी ने कहा कि उसका पीछा करना अच्छा विचार नहीं है। अब तलवार ने टिप्पणी की कि उसके लिए भी खून का ये ज्वार मतली पैदा करने वाला था। सौभाग्य से मिस्ट अब और नहीं फैलेगी क्योंकि विस्फोट ने इसके स्रोत को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि इलाके में अभी भी ब्लडस्टोन्स बचे हुए थे। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि खून के ज्वार से प्रभावित लोग आमतौर पर मर जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यदि इन इन्फेक्टेड लोगों को खत्म नहीं किया गया तो वे दूसरों को संक्रमित करेंगे। फिलहाल मिस्ट अखाड़े तक ही सीमित थी। यदि इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया गया तो ये बाहर फैल सकती है और दहशत पैदा कर सकती है। इसके साथ काल्डेरास ने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वो भाग्यशाली था कि उसे इतनी करोसिव चीज से चोट नहीं लगी, ये देखते हुए कि अपनी कम उम्र के बावजूद वो स्पष्ट रूप से स्किल्ड था। डेवी ने जवाब दिया कि एक तरह से ये सच था। इसके अलावा वो जानता था कि जब तक वो ब्लेड्स ऑरा को जगा नहीं लेता तब तक कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसकी ताकत अन्य लोगों की तरह सामान्य तरीके से नहीं बनी थी। जब किसी के पास विजडम और प्रोफिशिएंसी के साथ एक निश्चित स्तर का कौशल होता है तो वो व्यक्ति मास्टर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट ऐसा ही एक व्यक्ति था। इसके अलावा तलवार को ये महसूस होने लगा था क्योंकि उसने उसकी इमेजरेबल पावर को थोड़ा महसूस किया था। इतना ही नहीं, बल्कि काल्डेरास ने देखा कि प्रोटैगनिस्ट के पास डार्क मैना और सेक्रेड पावर्स दोनों थे, और वो आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किसी से नहीं मिला था। डेवी ने कहा कि वो आमतौर पर पैराडाइम्स को तोड़ता है, लेकिन काल्डेरास ने ऐसा परिणाम हासिल करने के लिए उसे पागल कहा। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने काल्डेरास को बताया कि यह वास्तव में सैकड़ों वर्षों के शोध का परिणाम था। लेकिन अब वो और बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास अभी भी अनसुलझे मामले थे, और चूंकि वो जो आवश्यक था वो अकेला नहीं कर सकता था, उसने काल्डेरास को अपनी मदद करने की अनुमति दी। डेवी ने सोचा कि वो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इससे उसे अपनी शक्तियां वापस पाने में मदद मिलती है तो ये इसके लायक हो सकता है। भले ही ये उसकी सामान्य शैली नहीं थी, लेकिन जो परिणाम वो सोच रहा था उसे देखते हुए वो तैयार था। इसके बाद उसने देवी फ्रेया से प्रार्थना करना शुरू किया, उन लोगों के लिए मध्यस्थता की जो खून के ज्वार से प्रभावित हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसने देवी से इसके बारे में कुछ करने को कहा, ये दावा करते हुए कि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता। प्रार्थना सुनकर काल्डेरास ने पूछा कि क्या कोई देवता से इसी तरह मदद मांगता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने गौर किया कि प्रोटैगनिस्ट को ऐसी चीजें करने की आदत नहीं थी। डेवी डैफ्नी की सैंक्टिटी से प्रभावित हुआ था, और उसने सीखा था कि उसकी शक्ति की नींव वो विश्वास नहीं था जो देवताओं का समर्थन करता है, बल्कि उसी विश्वास की समझ थी। सटीक होने के लिए ये देवताओं का प्यार प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी जिज्ञासा प्राप्त करने के बारे में था। क्रोधित होकर काल्डेरास ने घोषणा की कि कोई भी देवता इतनी खराब तरीके से की गई प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालांकि डेवी ने पलटवार करते हुए कहा कि तलवार देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने दावा किया कि देवताओं का प्यार उन लोगों को नहीं दिया जाता जो खुद को भक्त कहते हैं, बल्कि उन लोगों को दिया जाता है जो दिव्य जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार एकमात्र विकल्प क्रिस्टल को और भी बड़ी शक्ति से भरना था। वह सेंट डैफ्नी द्वारा बनाए गए दिव्य आशीर्वाद के साथ उपयोग किए जाने वाले सेक्रेड मैजिक के सबसे बड़े रूप की बात कर रहा था, जिन्होंने सर्वकालिक सबसे शक्तिशाली सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल किया था। और उसने दावा किया कि देवताओं को पागल लोग पसंद हैं, खासकर वे जो पूरी तरह से असाधारण हैं। तुरंत बाद स्वर्ग से सेक्रेड मैजिक प्रकट हुआ। इसने काल्डेरास और प्रोटैगनिस्ट को प्रभावित किया। तलवार इससे पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी क्योंकि ये रैंक 9 पावर थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसे लगा कि वो इतनी अपार शक्ति का विरोध नहीं कर सकती, और उसने दावा किया कि प्रोटैगनिस्ट उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वास्तव में यह इसका उल्टा था। चूंकि वो खुद इतनी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए प्रोटैगनिस्ट ने तलवार का उपयोग एक रिसेप्टिकल के रूप में किया, और अब वो इस मैजिक का उपयोग आंतरिक अखाड़े को ठीक करने के लिए करना चाहता था। इतना ही नहीं, बल्कि शक्ति इतनी प्रबल थी कि अखाड़े से दूर के लोग भी तेज झिलमिलाती रोशनी देख सकते थे। ये सूरज से भी तेज चमक रहा था। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट को दिव्य पंखों ने घेर लिया और उसके घाव तुरंत भर गए। इसके अलावा डार्क मैजिक क्रिस्टल टूट गया और उसके साथ ही बुराई बिखर गई। डेवी ने टिप्पणी की कि विस्फोट इतना तेज था कि उसे लगा जैसे उसे किसी ने कुचल दिया हो।
उसने डिवाइन सॉर्ड को यह कहकर चिढ़ाया कि आखिरकार वो जीवित बच गई, लेकिन जोड़ा कि वो काफी थक गई होगी। हालांकि नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा के बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने अपनी पीठ में कुछ महसूस किया और ताकत खोने लगा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके सामने कुछ प्रकट हुआ। डेवी किसी तरह अपने गुणों को देख सकता था, जैसे किसी सिस्टम विंडो में, और देखा कि कुछ चीजें बदल गई हैं। उसने ये भी गौर किया कि उसका नाम पागल व्यक्ति रख दिया गया है, और उसने सोचा कि क्या फ्रेया उस वर्णन के साथ अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। ऊपर से जिस प्राणी को वो फ्रेया मानता था, उसने बस एक सौम्य मुस्कान दी, क्योंकि उसने एक तरह से प्रोटैगनिस्ट में कुछ दिलचस्प देखा था। कुछ समय बाद जब उसने याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था, तो उसने सोचा कि आखिरी बार उसे इतनी गहरी नींद कब आई थी। किसी तरह उसे महसूस हुआ कि इस नींद ने उसके दिमाग को थोड़ा साफ करने में मदद की है। जागने पर उसने खुद को विंडली के सामने पाया। उसने उसे बताया कि डेवी को फिलिस डची के एक लॉजिंग में ले जाया गया है, और पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उठने के बाद उसने पूछा कि वो कितने समय तक सोया। उसकी बहन ने जवाब दिया कि वो 2 दिनों से बेहोश था, और वो इतनी चिंतित थी कि उसे लगा कि वो कभी नहीं जागेगा। इस पर डेवी को एहसास हुआ कि उसकी बहन वास्तव में उसके लिए चिंतित थी, और पिछली बार जब वो बेहोश हुआ था, उसे देखते हुए ये आश्चर्यजनक नहीं था। फिर विनली ने बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा था, जहां वो लाल धुंध में थी और उसके भाई ने उसे बचाया था, लेकिन उसे इस बारे में संदेह था। इसलिए उसने अपने भाई से पूछा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। विनली ने यह भी उल्लेख किया कि जब वो डेवी की जांच कर रही थी तो उसने कुछ खोजा, उसकी पीठ पर एक निशान, जिसे उसने लगभग 3 हाथ के बराबर लंबे स्टिग्मा के रूप में पहचाना, जो इतना बड़ा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक तरह से इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जो दर्द उसने पहले महसूस किया था वो उसकी पीठ पर उकेरा जा रहा यही स्टिग्मा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि वो जानता था कि इसके लिए फ्रेया जिम्मेदार थी, और उसने सोचा कि क्या उसे वास्तव में उसके शरीर पर इतना बड़ा स्टिग्मा बनाने की जरूरत थी। विनली ने समझाया कि वास्तव में वो पुजारी ही था जिसने उसका इलाज किया और स्टिग्मा की खोज की। न केवल वो बल्कि पूरा डची इसके बारे में जानता था, और बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। विनली ने अपने भाई पर भरोसा करने का फैसला किया, लेकिन पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है। इसके बारे में सोचते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि वो पहले से कहीं बेहतर था, क्योंकि तलवार पर 9वें सेक्रेड मैजिक का आह्वान करने के अलावा उसने अपनी पवित्र शक्तियों को भी बढ़ा लिया था, और परिणाम इससे बेहतर नहीं हो सकता था। उसकी माना कैपेसिटी काफी बढ़ गई थी। इसके साथ उसकी तीनों शक्तियों में सुधार हुआ था, और अब वो एक सच्चे मास्टर स्वॉर्ड्समैन के योग्य ऑरा ब्लेड बना सकता था। बेशक तीनों में से सेक्रेड मैजिक वो शक्ति थी जो सबसे अधिक विकसित हुई थी। हालांकि विस्तार से अन्य में भी सुधार हुआ था, जैसे कि स्टिग्मा के प्रभाव से। फिर भी डेवी ने अफसोस जताया कि मजबूत होने के लिए उसे हमेशा इसी तरह के चरम अनुभवों से गुजरना पड़ता है। विनली ने उसे बताया कि जब वो सो रहा था तो उसे उन पागलों जैसी चीजों का कोई अंदाजा नहीं था जो हुई, खासकर जब उसकी मेड एमी को पता चला कि क्या हुआ, और वो उसके लिए चिंतित थी। उसकी बहन ने आगे कहा कि मेड के अलावा प्रिंसेस इलाना भी उसे ढूंढते हुए आई थी और उसे अपने राज्य में ले जाना चाहती थी, ये दावा करते हुए कि वो वहां डेवी का बेहतर इलाज करा सकती है। उसने अपनी बहन को उसकी चिंता और देखभाल के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वो थक गई होगी, इसलिए उसे आराम करना चाहिए और वो भी वैसा ही करेगा। जाने से पहले विनली ने डेवी से कहा कि उसे बेनेटिस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट रद्द होते ही वो अखाड़ा छोड़ चुका था और खतरे से बाहर था, और वर्तमान हलचल के बावजूद उसे उम्मीद थी कि डेवी जल्द ही ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसकी बहन ने उसे अकेला छोड़ा, डेवी ने अपने निशान के साथ दिखाई देने वाली स्टेटस विंडो को फिर से चेक किया। उसने गौर किया कि ये एक गेम जैसा लग रहा था, और इस सिस्टम की प्रकृति को पूरी तरह से न समझने के बावजूद उसने निष्कर्ष निकाला कि ये केवल फ्रेया का काम हो सकता है। वो अभी भी नहीं जानता था कि ये उसकी प्रार्थना के कारण प्रकट हुआ था या दिव्य जादू का उपयोग करने का एकमात्र परिणाम था, लेकिन उसने सोचा कि अभी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी एक आवाज ने उससे बात की। उसने कहा कि वो इस पर एक बैरियर लगाने का नाटक कर सकता है, लेकिन वो जानती थी कि उसे पहले से ही किसी और के स्टेटस पर झांकने की आदत है। तुरंत डेवी चौंक गया और पूछा कि वो कहां से आई। उसने कहा कि उसकी इंद्रियों को धोखा देने और इस तरह से पास आने की कोशिश करना बहुत साहसी था, लेकिन उसने वादा किया कि वो पता लगा लेगा कि इसके पीछे कौन है। तुरंत बाद वो प्राणी जिसकी वो आवाज थी प्रकट हुआ और उससे नीचे देखने को कहा। सत्ता ने कहा कि ये सोचना शर्मनाक है कि कोई उसकी सील को तोड़ने में सक्षम होगा, लेकिन अगर ये दिव्य इच्छा थी तो उसके पास इसके खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं था। एक फ्लैशबैक में एक क्षण दिखाया गया जब उसने स्वॉर्ड गॉड की कला के प्रति प्रतिभा की खोज की थी। उसने सोचा कि हायरेसी किसका चित्र बना रहा है। एक क्षण देखने के बाद उसके सिर पर सींगों और उसकी आंखों में लाल पुतलियों के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि ये केवल एक दानव का चित्र हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके लुक को देखकर उसने अनुमान लगाया कि ये दानव बहुत शक्तिशाली लग रहा था।
इसके अलावा चित्र में इतने विवरणों के साथ डेवी ने निष्कर्ष निकाला कि हेरेसी इस दानव को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि केवल उसी तरह से वो इतने विवरण याद रख सकता था। बदले में हेरेसी ने कहा कि ये दानव सुंदर था। पैराडाइज की कोई भी लड़की सुंदरता के मामले में उससे तुलना नहीं कर सकती थी। उसका नाम परसेल्क था, लेकिन अब उसकी केवल वही यादें बची थीं जो उसका पिता अपने साथ रखता था, क्योंकि जब वो अभी भी इंसान था उसने परसेल्क को अपनी बेटी के रूप में अपनाया था और उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई थी। लेकिन नियति की विडंबना देखिए, उसे अपनी ही बेटी को खत्म करना पड़ा और युद्ध को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ उसे सील कर दिया। इसके कारण परसेल्क फॉन फरान को डीमन क्वीन ऑफ द अबिस के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान में लौटते हुए डीमन क्वीन ऑफ द अबिस को देखते ही उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये देखते हुए परसेल्क ने कहा कि उसकी आंखों ने उसे कभी निराश नहीं किया। उसे सदमे में देखकर उसने पूछा कि डेवी क्या सोच रहा है। उसने बस इतना कहा कि परसेल्क उसकी कल्पना से छोटी थी। कुछ समय बाद डेवी ने परसेल्क को बांध दिया। उसने कहा कि ये स्वागत बहुत ही अशिष्ट था, ये दावा करते हुए कि मनुष्यों के विपरीत ऐसी चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। डेवी हालांकि उसे बताया कि ये कोई मजाक नहीं था। परसेल्क ने जवाब दिया कि चूंकि ये उनकी पहली मुलाकात थी, उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ इतना शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं था। इतना ही नहीं, वो ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि वो किसी इतने अशिष्ट व्यक्ति के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे रख सकती है। डेवी को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही है, इसलिए परसेल्क ने समझाया कि वो उसकी पीठ पर मौजूद निशान के बारे में बात कर रही थी, जो एक बर्तन बनने के लिए था जहां उसकी आत्मा जमा की जाएगी। डेवी तुरंत समझ गया कि निशान इतना बड़ा क्यों था। अब सब कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि वो प्रतीक वास्तव में एक डीमन किंग को कैद करने के लिए बनाया गया एक सील था। समझाने के बाद परसेल्क ने मुक्त होने के लिए कहा, दोहराते हुए कि उसे ऐसी स्थितियां नापसंद हैं और वो उस स्थिति में असहज और अपमानित महसूस कर रही थी। डेवी ने तब परसेल्क को उसके बंधनों से मुक्त किया और पूछा कि तलवार के भीतर बंद एक डीमन क्वीन को उससे क्या चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका उत्तर विश्वसनीय और सीधा होना चाहिए। सबसे पहले उसने औपचारिक रूप से खुद को परसेल्क फॉन क्वीन ऑफ द अबिस के रूप में पेश किया, जो शून्य से सब कुछ देखती है। जब कोई शून्य में घूरता है तो वो वापस घूरता है, उसी के कारण अस्तित्व में थी। इतना ही नहीं, वो इंसानों और राक्षसों के बीच महायुद्ध का प्राथमिक कारण भी थी। उस क्षण तक डेवी कैल्डेरास के बारे में जो कुछ भी जानता था वो ये था कि तलवार का उपयोग उसके द्वारा डीमन किंग को छेदने और युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। लेकिन अब उसने अभी अभी खोजा था कि इसके अलावा तलवार में परसेल्क की आत्मा भी थी, जिसे उसके अपने पिता ने वहां बंद किया था। इसके अलावा परसेल्क अन्य डीमन किंग से पूरी तरह अलग लग रही थी। डेवी का पहले मानना था कि उसने अपनी शक्ति देवी फ्रेया से प्राप्त की थी, राक्षस से नहीं। हालांकि परसेल्क ने स्पष्ट किया कि काल्डरस केवल एक मित्रवत आत्मा थी जो उसके साथ तलवार में रहती थी। उसने आगे कहा कि अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह खत्म होंगी तो वो ठीक से विदाई लेती, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कैल्डेरास बहुत भावुक व्यक्ति नहीं था। सीधे मुद्दे पर आते हुए परसेल्क ने समझाया कि दिव्य इच्छा के अनुसार उसे तलवार से डेवी में स्थानांतरित कर दिया गया था। डेवी ने इसके पीछे का कारण न समझने का दावा किया, लेकिन परसेल्क ने स्वीकार किया कि वो भी नहीं जानती थी, जिससे उसे हताशा हुई। चाहे जो भी हो, सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि डेवी ने तलवार के माध्यम से सेक्रेड मैजिक का उपयोग किया था। इसलिए परसेल्क ने कहा कि जो हुआ उसके लिए वो जिम्मेदारी वहन करता है। इसके अलावा उसे उसमें व्यक्तिगत रुचि थी। आखिरकार डेवी दूसरा व्यक्ति था जिसने सफलतापूर्वक डिवाइन सॉर्ड की पूरी क्षमता को अनलॉक किया था। इस बारे में बात करते हुए परसेल्क ने पूछा कि क्या डेवी कभी हेरेसी से मिला है। उसने जवाब दिया कि वो मिला है, याद करते हुए कि हेरेसी हमेशा कहता था कि परसेल्क वापस आ सकती है। डीमन क्वीन ये सुनकर प्रसन्न हुई कि उसके पिता अक्सर उसके बारे में बात करते थे बजाय इसे गुप्त रखने के। डेवी ने टिप्पणी की कि लोगों को एक दूसरे से कुछ चीजें छिपाना सीखने की जरूरत है और सवाल किया कि कोई डीमन किंग से झूठ क्यों बोलेगा। बदले में परसेल्क अपने बारे में कुछ सुधारना चाहती थी। उसने पुष्टि की कि वो नहीं थी जो शून्य से देख रही थी। उसने मात्र एक महान सत्ता की इच्छा को उधार लिया था। वो स्टेटस विंडो की बात कर रही थी और उसका मानना था कि मनुष्य प्रथागत रूप से इसे ग्रेट डिविनिटी कहते हैं। ये सब सुनकर डेवी विश्वास नहीं कर सका कि परसेल्क जैसी शक्तिशाली सत्ता इतने बचकाने तरीके से संवाद करती है। उसने यह भी सोचा कि पवित्र शक्ति बिखेरने वाली दिव्यता उसके जैसे किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद करती है। बदले में परसेल्क ने सुझाव दिया कि वे टहलने चलें, यह दावा करते हुए कि डेवी इस अवसर का उपयोग उसे यह दिखाने के लिए कर सकता है कि बाहर की दुनिया कितनी दिलचस्प थी। डेवी ने पूछा कि उसे इससे क्या हासिल होगा। परसेल्क ने जवाब दिया कि उसने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि उसे उसकी शक्तियां मिल गई हैं।
उसने दावा किया कि सिस्टम विंडो के साथ वो और भी अधिक क्षमताएं हासिल करने में सक्षम हो गया है। डेवी को एहसास हुआ कि परसेल्क उसके बारे में उसकी कल्पना से कहीं अधिक जानती थी और वो इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। किसी भी मामले में परसेल्क ने दावा किया कि ये उसके लिए बहुत अच्छा सौदा था और वो ये देखने के लिए उत्सुक थी कि डेवी इसका बदला कैसे चुकाएगा। डेवी ने सोचा कि परसेल्क की शक्तियां काफी आकर्षक थीं। उसने उन्हें छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए वो उसकी इच्छा के अनुसार करने के लिए सहमत हो गया। इतना ही नहीं, उसने अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति को भी पा लिया था जो परिणामों भुगते बिना उसके रहस्य सुन सकता था। कुछ समय बाद डची ऑफ फीलिस्ट का भव्य आयोजन, जो मूल रूप से एक फेंसिंग टूर्नामेंट होने वाला था, अचानक हुए हमले के बाद उत्सव में बदल गया था। इस सब के बीच डेवी अपने स्टिग्मा के बारे में अफवाहों के कारण ध्यान का केंद्र बन गया। इस कारण वो बमुश्किल अपने कमरे से बाहर निकल पाया। बदले में परसेल्क ने बताया कि डेवी ने सबकी जान बचाई थी और पूछा कि क्या सच छिपाने के बजाय सबको सच बताना बेहतर नहीं होगा। आखिरकार स्टिग्मा को देखकर वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसने ईश्वरीय प्रेम का भौतिक प्रकटीकरण प्राप्त किया है। डेवी जानता था कि पिछले 400 वर्षों में केवल 3 संत प्रकट हुए थे और एक स्टिग्मा उससे भी दुर्लभ था, इसलिए खुद को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना सवाल से बाहर था। इसके साथ वो जुड़वां बच्चों के पास गया और उनसे तुरंत अपना सामान पैक करने को कहा। उसने कहा कि खुद को समझाने के बजाय वो बस इस जगह को छोड़कर घर जाना चाहता है। विनली सहमत हो गई, ये तर्क देते हुए कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और इसलिए वे किसी को स्पष्टीकरण के ऋणी नहीं हैं। इसके अलावा ये पवित्र क्षेत्र भी नहीं था। डेवी ने अपने विचारों में माना कि वास्तव में शायद केवल थोड़े समय के लिए ये स्थान आधे शहर के साथ वास्तव में पवित्र क्षेत्र था। फिर भी जब चीजें जटिल हो जाएं तो भाग जाना ही सबसे अच्छी योजना थी। घर वापस जाते समय भागने के दौरान परसेल्क ने पूछा कि क्या इस तरह चले जाना ठीक होगा। आखिरकार कुछ लोग जवाब की तलाश में उसके वतन तक उसका पीछा करेंगे। डेवी ने जवाब दिया कि ये तब तक ठीक रहेगा जब तक कि उससे भी बड़ी कोई चीज लोगों का ध्यान आकर्षित न कर ले। कुछ समय बाद इलियाना को डेवी के भागने की खबर मिली। वो आग बबूला थी, ये दावा करते हुए कि डेवी ने न केवल उसके सुलझाने के लिए एक बड़ी गड़बड़ी छोड़ी है, बल्कि एक गलत फहमी भी छोड़ दी और अपने भाई बहनों के साथ भाग गया। उसने लोगों को बताया था कि उसने पवित्र तलवार को जगाने के बाद दुश्मन का सामना किया और स्टिग्मा इसके भीतर छिपी शक्तियों के कारण दिखाई दिया। राजकुमारी को इतना चिड़चिड़ा देखकर उसकी मेड ने सोचा कि इलियाना के साथ काम शुरू किए उसे 10 साल हो गए हैं और वह सोचती थी कि क्या होगा अगर सबको पता चल जाए कि ठंडी और शक्तिशाली राजकुमारी का असली चेहरा वास्तव में एक विद्रोही और आक्रामक लड़की का है। बदले में इलियाना ने अपनी मेड से कहा कि वो नाइट्स को तुरंत तैयार होने के लिए कहे। अपने वतन वापस जाते समय डेवी ने अपने भाई बहनों को साथ साथ सोते हुए देखा। उसने सोचा कि इस तरह वे काफी अच्छे से घुल मिल रहे थे। उन्हें बिना लड़े देखना अच्छा था, भले ही ऐसा तभी होता था जब वे सो रहे होते थे। इस बीच परसेल्क ने पूछा कि क्या उसे कैल्डेरास के साथ जो हुआ उसका पछतावा है। उसने उल्लेख किया कि इसके वर्तमान मालिक के अलावा डेवी ही एकमात्र व्यक्ति था जो डिवाइन सॉर्ड की वास्तविक प्रकृति को जानता था, या शायद वो अकेला ही था। उसका मानना था कि उसे इसका असली मालिक होना चाहिए। डेवी की इच्छा थी कि वो ऐसा कर सके, लेकिन वो जानता था कि जब तक वो अपनी मूल शक्ति वापस नहीं पा लेता तब तक वो ऐसी पवित्र शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह सुनने में जितना आकर्षक लग रहा था, वो उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो चोरी करता है, इसलिए वो वर्तमान मालिक से तलवार छीनने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा उसने दावा किया कि ये कैल्डेरास के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था और वो इतनी बड़ी और भारी तलवारों का उपयोग करने का शौकीन नहीं था। इतना ही नहीं, उसके मन में एक और तलवार थी जिसे वो हासिल करना चाहता था। उसके भावों को देखकर परसेल्क ने निष्कर्ष निकाला कि डेवी के पास कोई योजना थी। उसने स्वीकार किया कि वो सब कुछ नहीं जानती थी, और यहां तक कि जब उसने डेवी के भीतर गहराई से देखा तब भी कुछ हिस्से ऐसे थे जहां तक वो नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन उसे किनारे रखते हुए परसेल्क ने पूछा कि घर वापस जाने पर उसने क्या करने की योजना बनाई है। उसने कहा कि स्टिग्मा के साथ डेवी के दुश्मन स्वतंत्र रूप से नहीं चल पाएंगे, इसलिए उन्हें अभी खत्म करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। डेवी ने दावा किया कि वो पूरी तैयारी के बिना कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा क्वीन लिनिस के विपरीत ड्यूक बेरेटा के नेतृत्व वाले रईसों की राय राज्य में बहुत प्रभाव रखती थी। इसी कारण से शाही परिवार लापरवाही से रईसों को दंडित नहीं कर सकता था। उन्हें एक एक करके हराने में बहुत समय लगेगा। इस स्थिति ने केवल रानी के अहंकार को बढ़ावा दिया था। हालांकि डेवी ने पहले ही एक समाधान सोच लिया था। घर पहुंचने के बाद सभी को राजा से बात करने के लिए बुलाया गया। बेनेडिक्ट ने जो हुआ उसके लिए माफी मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वास्तव में राजा ने राष्ट्रसंघ यूनियन ऑफ नेशंस का विरोध करने के लिए वोल्टिस किंगडम को दोषी ठहराया और राहत महसूस की कि बेनेडिक्ट सुरक्षित वापस लौट आया था। राजा ने स्टिग्मा के बारे में भी सुना था।
बदले में डेवी ने समझाया कि अयोग्य होने के बावजूद उसने किसी तरह दैवीय जिज्ञासा को जगाया और ये निशान हासिल किया। राजा के विपरीत रानी को ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। यहां तक कि राजकुमार की उपलब्धि पर खुश होने का दावा भी किया। राजा ने तब कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने संघ के अनुरोध को दोहराते हुए वोल्टिस किंगडम को एक पत्र भेजने का आदेश दिया। उन्होंने जुड़वा बच्चों को उनकी लंबी यात्रा के बाद आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने डेवी को थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा। बदले में डेवी ने कहा कि महाराज ने पिछली बार उसे बात करने के लिए बुलाया था, उसे लगभग आधा साल बीत चुका है। सटीक होने के लिए कोमा से जागने के बाद ये पहली बार था जब वे ठीक से मिले थे। राजा ने पूछा कि क्या राजकुमार के मन में इसके कारण कोई द्वेष है। डेवी को लगा कि उसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा कि उस समय जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो सब कह देना सही होगा। किसी भी मामले में वो समझ गया था कि उसके पिता ने चीफ चैम्बरलेन के माध्यम से उसकी देखभाल की थी। राजा ने सोचा कि दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे में इतना बड़ा बदलाव न देखे, और हालांकि वो खुद को एक अच्छा पिता नहीं मानते थे, उन्होंने डेवी के बदलाव को गौर किया था। इसीलिए वो इतने लंबे समय के बाद उससे बात करने के लिए सहमत हुए। पिछली बार जब वे मिले थे, छोटे डेवी ने अपने पिता से अपनी मां को बचाने की भीख मांगी थी, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। डेवी ने जोर देकर कहा था कि उसकी मां बीमार नहीं थी, बल्कि उसे जहर दिया गया था। हालांकि उसके पिता ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गार्डों को बच्चे को अपनी उपस्थिति से हटाने का आदेश दिया। केवल 4 साल बाद देवी को अपनी मां के जहर दिए जाने की सच्चाई का पता चला, लेकिन राजा इस मामले पर खामोश रहे थे। अब फिर से राजा के सामने खड़े होकर उसने पूछा कि क्या उसके पिता को अपनी मां को छोड़ने और राज्य की भलाई के लिए दुश्मन से शादी करने के बाद अच्छा महसूस हुआ। राजा ने कहा कि गलती उनकी वर्तमान पत्नी की नहीं, बल्कि उनकी अपनी थी। हालांकि डेवी इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था, वो केवल यह जानना चाहता था कि क्या राजा को कोई पछतावा है। इसके अलावा उसने अपनी मां को आंखों में आंसू लिए मरते देखा था। बदले में राजा ने कहा कि वो जानते थे कि वो एक अच्छे पिता नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि राजा होना ऐसा पद नहीं है जो किसी को अपनी मनमर्जी करने की अनुमति दे, क्योंकि अधिकांश समय एक राजा को उन मामलों से निपटना पड़ता है जिन्हें वो पूरी तरह से नहीं समझता। इसलिए उन्होंने डेवी से शांति से रहने और हर दिन मजबूत होने के लिए कहा, क्योंकि इस तरह कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा या उसके भविष्य के शासन के आड़े नहीं आएगा, क्योंकि वो ताज अपने बेटे को सौंपना चाहते थे। हालांकि डेवी को एहसास हुआ कि उसके पिता स्पष्ट रूप से उसकी मां के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। इसलिए उसने कहा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि पिता के पदचिन्हों पर चलना बेटे का कर्तव्य है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उसने दावा किया कि यदि राजा होने का मतलब राज्य के लिए अपने ही परिवार को छोड़ना है, तो वो उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। और भले ही बहुत से लोग ताज का लालच करते थे, देवी ने दावा किया कि उसका मामला वैसा नहीं था। इसलिए उसने कहा कि राजा अपना ताज किसी और को सौंप सकते हैं। आखिरकार उसने उस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, चाहे उसे मजबूर ही क्यों न किया जाए। शाही हॉल छोड़ने के बाद परसेल्क ने टिप्पणी की कि डेवी अशिष्ट हो सकता है जब वो होना चाहता हो। उसने जवाब दिया कि ये आवश्यक था, और चाहे वो उसके भीतर कितना भी देख ले, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इसके अलावा डेवी ने कहा कि वो ये महसूस करने में सक्षम हो गया था कि वो वास्तव में क्या चाहता था। अपने कमरे में लौटने के बाद उसने एमी से कहा कि वो दिन के बाकी समय किसी को उसे परेशान न करने दे। फिर डेवी अपने कमरे की खिड़की पर गया और एक मिशन पर निकलने की तैयारी की, ये घोषणा करते हुए कि खरगोश के छेद रैबिट होल में प्रवेश करने का समय आ गया है। कुछ समय बाद किंगडम ऑफ राउंड में, जिसका स्वामित्व ब्लैक मून गिल्ड के पास था, ये बताया गया कि शर्ली गायब हो गई थी। इतना ही नहीं, संगठन के नेता ने कहा कि उसके कुछ अधीनस्थ भी कुछ दिन पहले लापता हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार वे रोने प्रिंसेस को खत्म करने में विफल रहे थे। गिल्ड मेंबर्स में से एक ने टिप्पणी की कि मुख्यालय द्वारा भेजे गए क्लास ए इंटेलिजेंस ग्रुप होने में स्पष्ट रूप से कुछ भी विशेष नहीं था। गिल्ड मास्टर ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो बात करते समय सावधान रहे। हालांकि उस आदमी ने पलटवार किया कि लापता महिला की पहचान अभी भी अनिश्चित है। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि कुछ ब्रैट्स इतनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। एक सच्चे गिल्ड मेंबर के रूप में वो उन लड़कों के पीछे जाएगा। आखिरकार इस तरह का काम केवल एक असली असैसिन ही कर सकता है। लीडर के सेवक ने पूछा कि क्या ऐसा होने देना ठीक है। बदले में लीडर ने कहा कि उस आदमी का एरोगेंस ही उसका पतन होगा, इसलिए उसने उसे जाने दिया। इतना ही नहीं, उसने ये भी जोड़ा कि क्लास ए का लेबल होने के बावजूद शर्ली उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। संगठन के अधिकांश लोग ये नहीं जानते थे, लेकिन शर्ली दिखने में जितनी खतरनाक थी, उससे कहीं अधिक खतरनाक महिला थी।
हालांकि वो ये नहीं समझ सका कि ऐसी महिला असहाय बच्चों को खत्म करने के प्रयास में कैसे विफल हो सकती है, और उसके तुरंत बाद गायब हो गई। उसने सोचा कि उसे निकलना चाहिए, लेकिन वो हैरान था कि कोई भी उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी गिल्ड मास्टर को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, और उसने इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की। हालांकि तुरंत ही एक ब्लेड उसकी गर्दन पर मंडराने लगी, और एक आवाज ने उसे हिलने से पहले 2 बार सोचने के लिए कहा। इतना ही नहीं, लीडर को एहसास हुआ कि उसका सेवक सबसे पहले गिरा था और उसने ध्यान तक नहीं दिया था। इसके बाद उसे अपनी ही डेस्क के खिलाफ मजबूर किया गया। उसके पकड़ने वाले ने ध्यान दिया कि गिल्ड लीडर एक साधारण इंसान था, वैम्पायर नहीं। चिढ़कर लीडर ने सोचा कि उसका कोई भी आदमी घुसपैठिए का सामना करने के लिए क्यों नहीं आया। उसे कम ही पता था कि घुसपैठिए ने अंदर आने से पहले ही बाकी सभी को खत्म कर दिया था। घुसपैठिए ने यह भी कहा कि चाहे वो कितना भी चिल्लाए, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा।